हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्शन। बेटा ये चैप्टर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन आपकी लाइफ में हमेशा काम आने वाला चैप्टर है। जब भी इलेक्शन की बात होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, इलेक्शन में आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, अगर इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो उसको इलेक्शन कमीशन कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन इस चैप्टर में मिलने वाला है। इसके साथ साथ एसआईआर क्या होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे एप्स हैं जिसके थ्रू आप इलेक्शंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, समझ सकते हो। बेटा आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मुझे भी ऑफलाइन एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, ठीक है, तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखकर जाओ, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। एक हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्शन? बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को, इस पीपीटी को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। आपके न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन हर चीज को मैंने पॉइंट्स में लिखा है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो तो आप एक बहुत ही अच्छे वे में आप कह सकते हो कि नोट्स भी प्रिपेयर कर लोगे। सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हेडिंग है वो है व्हाई डू इलेक्शन मैटर्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन कराना इतना जरूरी ही क्यों है? तो आपका क्या आंसर होगा, सोचो और पढ़ते भी रहो। बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्शन। इलेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हाँ है। तो इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स होता है कि हम क्या करें, इलेक्शन करें और इलेक्शन हो और हम उसमें वोट करें। इसलिए इलेक्शन मैटर करता है। सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। कोर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है रेगुलर और पेरियोडिक इलेक्शन होना, हर 5 साल पे इलेक्शन और हर 5-5 साल पे इलेक्शन होना, उसको हम पेरियोडिक कहेंगे। ये हमारे डेमोक्रेसी का कोर माना जाता है, बेस माना जाता है बेटा, हार्ट माना जाता है। जो समझना समझ लो कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा नहीं करोगे उस पार्टी को निकाल के फेंक दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? इसलिए हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और पीरियोडिक और रेगुलर इलेक्शन होगा। ये कोर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। अगर रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहां समझ लो बेटा लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं। जो भी आपके पसंदीदा लीडर्स हो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपका पसंदीदा लीडर हो, होंगे कि नहीं है, कुछ तो होंगे, कोई भी तो होंगे, ठीक है। तो उनको दो तरह से चूज कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर अब ये क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? आगे वाले लाइन में आप आगे वाले पॉइंट्स में वही पढ़ोगे। लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन, लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज की हम बात करेंगे तो पंचायत की भी बात होगी, साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात होगी। पंचायत जो गांव में इलेक्शन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों में इलेक्शन होता है। तो बेटा ये इलेक्शन को हम कहेंगे डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के थ्रू चूज करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, इनडायरेक्ट वाला नहीं बताए, वो भी सुन लो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा इलेक्शन, बेटा ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, अभी समझ में आ गई। तो आई होप व्हाई डू इलेक्शन मैटर्स आपको समझ में आ गया होगा। पूरे आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही है बेटा, समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत वे में हमने यहाँ पे सजाया हुआ है। मेहनत लगाए बेटा, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ो, साथ में सब समझ में आएगा। व्हाई इलेक्शन मैटर्स, हम ये नहीं कह रहे कि भैया व्हाई मैरिज मैटर्स, तो खुश हो जाते हैं। हाँ सर, हमारे दिल की बात कह रहे हो, कहो ना फिर से एक बात, व्हाई इलेक्शन मैटर्स। हम वो ना कहेंगे जो तुम समझ रहे हो। करा कि गवर्नमेंट को अगर भाई, कैन द गवर्नमेंट कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टर्म विदाउट सीकिंग द पीपल्स मैंडेट अगेन? हाँ या ना? पब्लिक के बिना परमिशन के, पब्लिक के बिना वोट किए 5 साल के बाद से कंटिन्यू आप अपने मनमानी करोगे, तो क्या ये वो सही है? नहीं। बड़ा वाला आंसर है नहीं। पीपल्स मैंडेट होगा भैया, लोग ही चूज करेंगे, सिटीजन ही चूज करेगा। आप भी किसी ना किसी को तो चूज करोगे। हाँ, तो वैसे यहाँ पे हम लीडर्स के चूज करने की बात कर रहे हैं। कोई आके लाके चूज करके देते तो भैया रखोगे? नहीं। तो पीपल्स मैंडेट क्या है कि इलेक्शन हो, उसके बाद हर 5 साल पे इलेक्शन। अच्छा करोगे ठीक है, नहीं करोगे निकलो।
आई बात समझ में? क्या हमारी कंट्री वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंटेस्टिंग इलेक्शन वन पॉलिटिकल पार्टी नहीं बेटा, यहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है? सभी मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। जिसको मेजोरिटी में वोट मिलता है वही रूल करता है, वही शासन करता है। तो वन पार्टी पॉलिटिकल होनी चाहिए? नहीं। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों का आंसर है बेटा, नो, नहीं होना चाहिए। अगर आपने जिसको चूज किया भैया वही अकाउंटेबल होगा, आपने जिसको चूज किया है वही अकाउंटेबल होगा। हाँ या ना पेरेंट्स? आपके आपसे ही पूछेंगे। वैसे ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूछेंगे, भैया हमने तुमको तो जिताया था, तुम इतने सारे प्रॉमिस तो किए थे, वो प्रॉमिस कहाँ गए? लेकर आओ प्रॉमिस। नहीं हो गया, हो सकता, निकलो, हम किसी और को चूज कर लेंगे। सेम अप्लाई बेटा यहाँ भी वही होता है। तुम तो अभी 18 से छोटे हो, तो समझ रहे हो ना, तुम अभी जिसे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो बेटा, कल हो के आप उसी से पूछोगे ना, इतने सारे प्रॉमिस तो किए थे, चांद तारे सूरज सब ला के दूंगा, कहाँ ला कर दिए? चलो निकलो, अब जो चांद तारे सूरज तोड़ के लाएंगे ना, जिसको पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो लग रहा है कि चांद तारे सितारे सब तोड़ कर लाएंगे, हम उन्हीं के पास जाने वाले। यही दुनिया है। आई बात समझ में? यही दुनिया है। चलिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, अपने से जोड़ के देखो बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन की जगह इंपॉर्टेंस ऑफ, समझ रहे हो, लगा लो। फिर पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा, बोर भी नहीं फील करोगे, चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? आ जाओ बेटा। हाँ, राइट टू वोट क्या है? प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सरसाइज द राइट टू वोट टू फुलफिल आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप इंडियन हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो बेटा, वोट करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ या ना? चलिए, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन, आपने जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, जिसको आपने विनिंग करा दिया, इलेक्शन इनेबल सिटीजन टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, वो मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। भैया वही आपके बिहाफ पे आप क्या करने वाले हैं? डिसीजन लेने वाले। कल हो के आप भी जिसको चूज करोगे बेटा, वो आपका नाम यूज करके के आपके बिहाफ पे बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। समझना? वैसे ही यहाँ पे आपने जिसको रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया है, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स टू वोट। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, कमजोर लाचार, सभी को इक्वल राइट्स है बेटा। जाइए बटन दबा के आइए, बटन दबाने की मैं बात कर रहा हूँ। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक इंसान का हमारी कंट्री। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Legitimacy election give legal and moral legitimacy to the government and its action। आई बात समझ में? गवर्नमेंट जो भी, जिसको भी आपने चूज किया है, वो आप, जिसको भी आपने चूज किया है, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे अच्छे मॉरल और लीगल एक्शंस लेंगे। ठीक है, ये होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? आपने जिसको जिताया है, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, जिसको आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपने जिसको चूज किया बेटा, वही आपका क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। हु कैन होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। प्रॉमिस तो किए थे बेटा, रोड बना देंगे, प्रॉमिस तो किया था हॉस्पिटल बनवा देंगे, प्रॉमिस तो किया था स्कूल्स बनवा देंगे, प्रॉमिस तो किया था फ्री कर देंगे एजुकेशन। कहाँ किया बेटा? आप तो प्रॉमिस किए और आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। प्रॉमिस करके बेटा पूरा करना चाहिए। 15 लाख रुपए आना चाहिए, कहाँ आ रहा? नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि सीफोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। हमारी बात समझ में? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सीफोलॉजी कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, मजा आ गया सर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन समझ में आ गया, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? इनसाइड इंडिया इलेक्शन मशीनरी। भैया इलेक्शन तो होगा, क्या अलग हो जाएगा? नहीं होगा। अकेले कोई करा सकता है इलेक्शन? हाँ, करा सकता है। तो क्या क्या चीजें होंगी उसको इलेक्शन को कंप्लीट करने में? अगर अकेले नहीं करा पा रहा है, तो कौन कौन से लोग मिलके इलेक्शन कराएंगे? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, डेमोक्रेसी टू बी रियलाइज्ड इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। भैया इलेक्शन जो होगा फ्री होगा, फिर होगा ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। इलेक्शन कमीशन किसी के साथ कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि हमारी कंट्री की अगर बात की जाए, डाइवर्स कंट्री है हमारी इंडिया, मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं,
वोट्स, मिलियंस ऑफ पीपल वोट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और थाउजेंड्स ऑफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज सर, ये अब ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज? बेटा वैसी जगह जहां पे लोग वोट करते हैं। तो उस 1000 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, हाँ सर। तो जाहिर सी बात है उसके लिए रिक्वायर लॉज होनी चाहिए, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होना चाहिए कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्शन होगा, ठीक है। लॉज क्या क्या होंगे इलेक्शन होने के, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपके भी तो लॉज होते हैं कि देखो भाई सुबह में इतने बजे फोन करना, शाम में इतने बजे फोन करना। नहीं करना चाहिए बट आप कर लेते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेशनल, स्टेट, लोकल, जो इन एरियाज में, इन स्टेट में, इस लेवल में अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देखेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। आपको ये समझ में आया कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, हाँ रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वेरियस लॉज होने चाहिए, रिक्वायर्ड लॉज होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। वो लॉ वेल ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेटर सिस्टम में होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है? अब वो जो लॉ बनाया गया होगा नेशनल के लिए, स्टेट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, सभी के लिए। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। थर्ड क्या कह रहा है कि दिस इज वेयर द इलेक्टोरल सिस्टम एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ये होगा, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड द वोटर्स कम टुगेदर टू प्ले देयर रोल्स। बेटा अगर इलेक्शन मशीनरी की बात कीजिए तो ये सभी आएंगे उसमें, और ये सभी आके अपना अपना काम करेगा। मीडिया बताएगी कि देखो इन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से गलत काम किए हैं, इनका काम यही है, फोर्थ पिलर माना जाता है। वो अलग बात है कि वो सारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आएंगे, आपके पास ढेर सारे आके ऑप्शन देंगे, बेटा देखो हमको जिता दिया तो हम तुम्हारे लिए रोड बनवा देंगे, बिल्डिंग बनवा देंगे, घर दे देंगे, पैसा दे देंगे, ढेर सारी चीजें, ठीक है। वो अपना काम कर रहे होंगे। सिविल सोसाइटी, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो पीपल्स है, वो अपने उनको समझना चाहिए कि भाई किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्या सही क्या गलत। तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन ही कुछ फेस्टिवल्स आ गए हैं, हम लोग त्योहार मना रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए और वेरियस पार्लियामेंट्री लॉज की अगर बात की जाए, तो फंक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल दिस स्टेक होल्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉज, ये सभी, इनको इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, ठीक है, वोटर्स को, इन्होंने क्या दिया है? पावर्स दिया है। आई बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना है, ठीक है सर। आगे बढ़े? हाँ या ना? हाँ सर आगे बढ़िए। चलिए, इंडियन इलेक्शन की अगर बात की जाए, हमने पहले ही कहा कि भैया ऐसा लग रहा है कुछ फेस्टिवल मना रहे हो क्या? वैसे ही दिख रहा है कि हाँ यहाँ फेस्टिवल मन रहा है। ये देखिए कह रहा है कि एवरी वोट काउंट्स होता है, हर वॉइस मैटर्स करता है। यहाँ यंग वोटर से दिखा रहे, देखो हमने पहला वोट कर दिया, कितनी खुश है। यहाँ इक्वालिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, आपको ये दलित हो, ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो। यहाँ ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है, देखो जिसका जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग जाइए, बटन दबाइए, ठीक है, बटन दबाइए। अब यहाँ देखो हस्बैंड वाइफ आ गए, देखो ये इन्होंने बताया कि भाई देखो हमने भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लिया, ये देखो बेचारे जाने वाले हैं लेकिन फिर भी वोट देके जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, दबाना ही तो है, जाइए दबा कर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्टोरल सिस्टम की हम बात करेंगे। क्या बेटा? इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये सर ये क्या है इलेक्टोरल सिस्टम? वोटिंग समझ में आता है, बटन बटन, हाँ हम उसकी ही बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करा कि अगर सक्सेसफुल आप कंडक्ट करना चाहते हो इलेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कन्वर्ट करना वोट्स को इनटू सीट्स। कि भाई वोट्स को सीट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्टोरल सिस्टम एलोकेट सीट्स व्हाट डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर सिस्टम। अब किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सीट्स को अलोकेट करेंगे वो डिसाइड करना, ठीक है। अगर हम फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो इन्होंने डिस्कस किया कि भैया टू मोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे कंट्री में। पहला है प्लुरालिटी सिस्टम, प्लुरालिटी सिस्टम। हाँ सर इसका एक और नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है। ये क्या है आगे बढ़ेंगे इसको डिटेल में, इसका क्या है पूरा डिटेल। फिर वी इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा विधानसभा यूजिंग दिस एफपीटीपी। तो इस मेथड के थ्रू हम विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है,
हम कंडक्ट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, बोलो ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। वही चीज यहाँ पे भी गिवन है। क्लियर है बेटा? यस हो ना? तो इलेक्टोरल सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमने वोट को स्टेट्स में कैसे कन्वर्ट करना। विधानसभा इलेक्शन द स्टेट यूनियन टेरिटरीज कंडक्टेड इन द सेम एज द लोकसभा इलेक्शन यूजिंग एफटीपीटी। ये भी हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, सीट अलोकेट किए जाते हैं। राज्यसभा इलेक्शन वगैरह की बात की जाए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की बात की जाए तो पीआर के अकॉर्डिंग होता है। लोकसभा विधानसभा की अगर बात की जाए एफपीटीपी के थ्रू होता है। हाँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन चोजेस द टू सिस्टम, एफपीटीपी और पीआर। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? हाँ सर, चलिए मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। बाई कैमरा लेजिस्लेचर इन 6 स्टेट। 6 ऐसे स्टेट्स है जहां पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर फॉलो अप होता है। सबसे पहले आंध्रा, फिर आता है बिहार, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हो गए, एबी के एमटीयू, एबी के एमटीयू। अब जो भी है समझ लो। अब आइए फटाफट हम देखते हैं ये है क्या बाई कैमरा स्ट्रक्चर। समझ ले, इसे बोलेंगे विधान परिषद, इसे बोलेंगे विधानसभा। विधान परिषद को एक और नाम जानते हैं बेटा, अपर हाउस। लोअर हाउस को हम बोलते हैं विधान सभा। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में तो आ गया। चलिए, इलेक्टेड बाय द विधानसभा। लोकल बॉडीज इलेक्टेड होते हैं, ग्रेजुएट लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक है, टीचर्स भी आ जाते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं कौन? बाय द गवर्नर, गवर्नर नॉमिनेट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो लोअर हाउस की अगर बात की जाए, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनका आप कह सकते हो कि सिलेक्शन या आप कह सकते हो कि एलोकेट किया जाता है। ये पढ़ेंगे, सब कुछ वही है बेटा जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स के लिए भी आपका इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इलेक्टोरल सिस्टम बेटा। अब यहाँ पे बात आएगी, अब मजा आएगा। ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, एफपीटीपी क्या है, मेजोरिटी सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। आइए जरा फटाफट देखते हैं। नेम ऑफ कंट्री मान लो हरी तुम भूमि, इमेजिनरी नाम है। मान लो 25 सीट्स है, ए बी सी 3 पार्टी है और ईच वोटर वोट फॉर वन कैंडिडेट। यहाँ पे कैंडिडेट्स को वोट किया जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट विद द मोस्ट वोटर विद इवन इफ द लेस देन 50%। मतलब क्या कह रहा है, एबीसी एक जो भी कंस्टिट्यूएंसीज में 3 पार्टी है, 3 पार्टी में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको मान लिया जाएगा कि वो विनर है। यहाँ पे 50% वाला कंडीशन नहीं है कि 50% आपको मिलेगा तभी आपको कंसिडर किया जाएगा विनर, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पार्टी, 4 पार्टी, जितनी भी पार्टी हो उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट दिया जाएगा उसको विनर मान लिया जाएगा। ये होगी बात। मेजोरिटी सिस्टम की बात की जाए तो मान लो कोई कंट्री का नाम है रत्नादीप, इमेजिनरी कंट्री का नाम है, 25 सीट से एक्स वाई जेड 3 पार्टी यहाँ पे। और मान लो वन वोटर वोट फॉर वन कैंडिडेट, हर एक वोटर्स एक कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 50% वोट तो चाहिए बेटा, ठीक है। अगर 2 कैंडिडेट्स हैं कंपीट अगेन इन द सेकंड राउंड, अगर मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड 3 पार्टी है, एक को 45 मिला, एक को 40, एक को 15% वोट मिला। देखा जाए तो यहाँ पे 50% वोट किसी को नहीं मिला है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्यों इसको एलिमिनेट करेंगे? और इसका जो परसेंटेज है हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो 40 प्लस 50 ये हो जाएगा 55%। हाँ या ना? तो हम मान लेंगे कि मेजोरिटी पार्टी वाई हो गई ही विनर। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी सिस्टम कहते हैं। जब तक 50% वोट नहीं आएगा, जिसका सबसे कम वोट आया होता है, जिसका सबसे कम वोट आया होता है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। उसका वोट नेक्स्ट वाले को हम ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर उसका 50% से ज्यादा वोट सीट्स आ गए तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो जीत गया। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर, अब ये क्या है सर, ये जरा बता दीजिए। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई कंट्री का नाम है स्वर्णा लो, कोई कंट्री है नहीं, इमेजिनरी के लिए मान लिया गया। मान लो 100 सीट्स है, नेशनल वाइड लिस्ट, पार्टी एम एन ओ पी 4 पार्टी है। अब यहाँ पे देखो वोटर वोट फॉर अ पार्टी, यहाँ वोटर वोट फॉर कैंडिडेट होता था, यहाँ वोटर वोट करते हैं पार्टी के लिए। जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा बेटा उतना सीट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्लियामेंट में। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? एफपीटीपी आपको समझ में आ गया, मेजोरिटी सिस्टम आपको समझ में आ गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। आई होप यहां तक बात आपको वेरी क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ पर नोट्स भी हो जाएगा। चलिए
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? वेरी सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सबसे पहले हम बात करें कोटा। कोटा का मतलब ये होता है कि कोटा चले जाना नहीं बेटा, कोटा का मतलब होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सीट्स, इतना चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये वाला हटा देना बेटा, ये नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया है। टोटल वैलिड वोट्स मान लो 100 है, मान लो 100 टोटल वैलिड वोट्स हुआ। सिंस टू बी फिल मान लो 3 है, प्लस एक फॉर्मूले का आ गया, मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाई 4 करो तो 25 प्लस 1, मतलब कोटा 26 आ रहा है। कि मतलब 26 सीट्स जिसको मिलेगा, उस मतलब जिसको 26 सीट्स मिलेगा उसे विनर मान लिया जाए। कोटा का मतलब समझ में आया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टी को जीतने के लिए, हाँ या ना? तो वोटर मार्क देयर प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस votes are counted for all the candidates, those who are received the minimum votes required to win called quota are declared elected। ठीक है, तो प्रेफरेंस ए बी सी 1 2 3 आप प्रेफरेंस करोगे, और वहां पे कोटा जो जितना भी सीट होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप पहले एलोकेट करोगे भाई 100 सीट से डिवाइड में जो भी जितने भी पार्टियां मैंने 3 मान के चला यहाँ पे, तो मतलब 26 सीट जिसको मिलेगा उसको मान लिया जाएगा विनर। नहीं मिला तो क्या करेंगे, कैंडिडेट हु रिसीव द लोएस्ट वोट्स इज एलिमिनेटेड। ए बी सी 3 मान लो पार्टी थे, एक को सबसे कम मिला उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और एलिमिनेट करके उसका वोट मेंशन हो जाएगा सेकंड प्रेफरेंस का बैलेट पेपर्स में। आई बात समझ में? जिसका सबसे कम वोट होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसका वोट नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? जब तक 26 सीट्स नहीं मिल जाते किसी भी एक पार्टी को, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई बात समझ में? तो आई होप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा, डाउट्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, अब आता है दी लॉज। बेटा यहाँ लॉ किसकी बात कर रहा है? यहाँ इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे, ठीक है? कि क्या उसके कुछ लॉज हैं, क्या उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं? हाँ आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1915, आरपीए 1950। बेटा इसमें क्या है, इसमें डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेट करने की बात होती है, डिलिमिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। अब डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, आइए उसको भी समझते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अच्छा सबसे पहले हम समझेंगे डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। मान लो कंस्टिट्यूएंसीज होता है, ठीक है, मान लो एक कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे 5 लाख लोग है, वो एग्जांपल आई थिंक यहाँ पे नहीं आगे पढ़ेंगे, तो बताओ 5 लाख लोग है, दूसरा कंस्टिट्यूएंसी है 25 लाख लोग है, कोई है 20 लाख है, क्या सभी इक्वल है? नहीं। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा, इक्वल करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ यहाँ ना कि लोग बराबर हो, फिर वोट से समझ में आता कौन जीता कौन हारा, यस और नो। तो एलोकेट ऑफ सीट्स एलोकेट करना, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज करना, और प्रिपरेशन ऑफ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटिंग रोल्स, वोटिंग उसे आपको क्या करना, प्रिपेयर करना, किसको वोट करना है किसको नहीं करना, किसकी उम्र ज्यादा है कम है, कौन चल बसा, वो सारी चीजें इधर आने का है। आपकी उम्र 18 ईयर्स हो गया है, आपका वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड करना, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वोट कराना। किस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिलीजन के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे नहीं, रेस के बेसिस पे नहीं, काला गोरा नहीं, सेक्स के बेसिस पे नहीं, मेल फीमेल के बेसिस पे नहीं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और जिसकी उम्र 18 हो गई उसको वोट करने का नाम, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग, सीट्स को जो सीट्स एलोकेट करेंगे उसको डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग, हाँ या ना, उसको मैनेज करना, एलोकेट करना। तो ये काम करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। 1951 में क्या करता है, क्या है, अगर मान लो इलेक्शन हुआ, पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो गए, इलेक्शन हुआ उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, चोरी हो गई, गलत वोटिंग हो गया, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट को नॉमिनेट करना 1951 में आएगा, इलेक्शन कैंपेन करना, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर का देखभाल करना, समझ में नहीं आ रहा है, 1951 में आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर आएगा। वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा, ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स क्या होंगे, इलेक्शन ऑफिशियल्स की ड्यूटीज क्या होंगी, कितने बजे से कितने बजे तक होंगे, कौन कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, और सारा इंफॉर्मेशन। अगर वो सारा एक्ट, कौन सा एक्ट बताता है, आरपीए एक्ट 1951। काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या होंगे, वोट का काउंटिंग कैसे किया जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, और इलेक्शन पिटीशन, डिस्प्यूट्स, इन सारी चीजों का, ठीक है, देख रेख कौन करेगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 19
1950। अब आता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952। अब इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, हाँ या ना, वोटिंग काउंटिंग ऑफ वोट्स किए जाएंगे और जो वोटिंग होगा फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ये आरपीए एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग होगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो भाई, समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आल्सो लिस्ट आउट द इलेक्टोरल ऑफेंसेस। ये सारी चीजें भी एक्सक्लूडेड होनी चाहिए। करप्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया, कुछ ऑफर दिया, प्रॉमिस किया भैया कैंडिडेट से कि भाई ठीक है हमें वोट दो, या वोट देने से आपने मना किया, तो ये भी 1951 के अकॉर्डिंग ही आता है। ये गलत है, ये आपको नहीं करना होगा। ठीक है, और क्या नहीं करना होगा? अपीलिंग पीपल टू वोट फॉर रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन के बेसिस पे बता रहे हो कि भैया आपको वोटिंग नहीं करना है, और आप कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप मना कर रहे हो, ये भी 1951 के अकॉर्डिंग आता है और ये इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। अगर ऐसा पता चल गया तो आप उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। Candidates or any other person, their behalf are prohibited from taking assistance in favor of the candidate. Government related personnel, this includes gazetted officers, judges, magistrate, armed। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें अगर हो रहा है तो 1951 के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल ऑफेंस में के अंडर कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए डिलिमिटेशन कमीशन, हाँ मैंने वहां बोला था डिलिमिटेशन कमीशन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे वो चीज फिर से आगे। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है सर, जरा बता दीजिए सर, मजा आ जाए। सुन लो बेटा। डिड यू नो द बाउंड्रीज ऑफ योर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। आपको पता है कि जो आज मान लो आज आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, हाँ या ना, तो क्या वो परमानेंटली उतना ही है? नहीं बेटा, समटाइम बढ़ जाता है, समटाइम घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। समझ रहे हो? यस। द बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी चेंज ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है या घटता है, वो बाउंड्री भी घटती है और बढ़ती है। घटता बढ़ता है ना बेटा? यस। अब देखो, विदाउट डिलिमिटेशन वन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते, मान लो किसी में 5 लाख है और दूसरे में मान लो 25 लाख है, तो डिफिटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है बेटा। कहीं 5 लाख लोग हैं और कहीं 25 लाख लोग हैं। अब बताओ ये क्या ये इक्वल है? नहीं। तो फिर आपको इक्वल करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो बराबर करो ना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समटाइम आप देखे होंगे आपका वोटिंग, आप तो छोटे हो, बच्चे हो, घर में कभी पूछ लेना, कहीं वोट कहीं और देते थे, बाद में मालूम हुआ कह रहे यार आपका वोट नाम वहां से हटा के दूसरी जगह में ट्रांसफर कर दिया गया। रीजन क्या है? यही रीजन है बेटा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आपको लोग पसंद नहीं करते, उठा के दूसरी जगह डाल दिए। ये रीजन है बराबर करने के लिए। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड टेरिटोरियल बाउंड्रीज इन ईच स्टेट टू लोकसभा एंड द विधानसभा। बेटा लोकसभा विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसकी बाउंड्री को फिक्स करना, उसकी बाउंड्री को डिटरमाइन करने का काम करता है डिलिमिटेशन। आई बात समझ में? अब क्या डिटरमाइन करने की बात कर रहा हूं? इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, इक्वल करने की बात हो रही है। हाँ, रेशियो ऑफ सीट्स टू बी पॉपुलेशन टू क्लोज टू द इक्वल एज पॉसिबल अक्रॉस द ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो सिंपल वे में मैं आपको अगर बताना चाहूं, डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये होता है कि भैया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो कंस्टिट्यूएंसीज है चेंज होती रहती है, पॉपुलेशन बढ़ता घटता रहता है। आप समझ रहे हो? हाँ, आप कुछ और ना समझो। पॉपुलेशन बढ़ता घटता रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को बराबर करना होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, बराबर हो, इसलिए डिलिमिटेशन सम टाइम बराबर नहीं होता है, तो उसे बराबर करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। इसी को हम क्या कहेंगे? डिलिमिटेशन। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। सर ये किया ही क्यों जाता है? बेटा इक्वल के लिए, इक्वालिटी के लिए, ट्रांसपेरेंट के लिए, फेयर के लिए। यस और नो? यस। अगर आर्टिकल 82 की बात की जाए, उसके अंदर ही आता है यस और नो, डिलिमिटेशन कमीशन आता है। इंडिया का अगर बात की जाए, डिलिमिटेशन 4 टाइम हुआ, 1952 में, 63 में, 73 में एंड 2002 में। इतने बार चेंजेस हुए हैं। कैन यू फाइंड आउट द रीजन फॉर द इन लॉन्ग इंटरवल बिटवीन 1973 टू 2002 विद द हेल्प ऑफ योर टीचर? ठीक है, तो एक बार डिस्कस करें, डिस्कस करके आप बताएं, कमेंट करें यस और नो। हाँ, यहाँ पे मैं अगर शुरू हो गया तो फिर आप कहोगे सर क्या सर टाइम खींच रहे हो, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ भैया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पूरा यही पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हर चीज समझ जाओगे आप। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात कीजिए तो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पावर दिया है कि भाई आप सुपरिटेंडेंस करो, आप सुपरवाइज करो, डायरेक्शन दो, कंट्रोल करो एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आपको सुपरवाइज करने का अथॉरिटी है, डायरेक्शन देने का अथॉरिटी है, कंट्रोल करने का अथॉरिटी है, जैसे करना करो, आप इंडिपेंडेंट हो। चलिए स्टेट लेवल की अगर बात की जाए, इलेक्शन वर्क सुपरवाइज बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पे कौन करता है, क्या नाम है उसका, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से वो कंडक्ट करता है स्टेट लेवल का इलेक्शन, अपॉइंटेड बाय ईसीआई। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, अब्बा जी कौन है, ईसीआई। एवं सिविल सर्वेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सिविल सर्विसेज भी आ जाते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह सब आ जाते हैं बेटा, इसके अंदर वो सब मिल के इलेक्शन कराते हैं। हाँ यार अलग भाव का होता है, समझ रहे हो। हाँ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, तहसीलदार आ जाते हैं। आल्सो असाइन इलेक्शन ड्यूटीज बाय रिजाइन बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं मिलके स्टेट लेवल का इलेक्शन करा देते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। यस और नो, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है इलेक्शन कमीशन क्रिएट इलेक्टोरल रोल। हाँ सर वोटिंग राइट, वोट तो करना है, वो कौन बनाएगा वोटिंग, इलेक्शन कमीशन। जो आपका नाम ऐड होना माइनस होना है या ना, वो क्रिएट्स इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स भी वही क्या करता है, बनवाता है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन सेंड ऑफिशियल इन्यूमरेटर्स, वो जाएंगे आपके घर पे और डेटा कलेक्ट करेंगे कि भैया आपके घर में कितने लोग 18+ हैं बता दो, और आपका नाम लिख लेते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ लिखा है कि घर घर जाते हैं बेटा, आप ऑफिस जाते हैं आपका काम नहीं होता, ये बोल रहे घर घर जाते हैं, लिखा कुछ और होता कुछ और। ओनली सिटीजन हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन वोट। वैसे लोग जो उसके एलिजिबल है बेटा वही वोट कर सकते हैं। हाँ या ना, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर्ड बाय ईच कंस्टिट्यूएंसी ऑर्गेनाइज्ड पोलिंग स्टेशन वाइज। पोलिंग स्टेशन वाइज क्या होता है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते हैं, हर एक एरिया का इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाते हैं, ठीक है। नेम अपेयर द रोल ऑफ द अलाउड टू वोट, ठीक है, जो 18+ है, जो एलिजिबल है, उनका वोटिंग नाम, वोटिंग में उसका नाम क्या किया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। अब देखो ईसीआई की अगर बात की जाए तो एसआईआर भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। अब एसआईआर क्या होता है सर, अभी तो चल रहा है, वो अपडेट करता है, वेरीफाई करता है। एसआईआर, एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, आपका वेरीफाई करता है कि भाई आप सही इंसान हो, इंडिया के ही हो, आपकी एज 18+ है, हाँ या ना, और करंट करता है इलेक्टोरल रोल्स को। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखा, नाम में गड़बड़ी दिखा, ठीक है, अगर आप एरिया में कंस्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ी दिखा, स्टेट कहीं और के थे, आप यहाँ आ गए, वहां भी नाम चल रहा है, यहाँ भी नाम चल रहा है, गड़बड़ी दिखा, तो फिर आपका नाम यहाँ से हटाएगा, ऐड करेगा, मैच करेगा। समझ में आ रहा नहीं यार, वो सारे काम इन्हीं का है। एसआईआर क्या करता है, नो एलिजिबल सिटीजन लेफ्ट आउट। एसआईआर का मतलब क्या होता है कि जो एलिजिबल सिटीजन है वो लेफ्ट आउट ना हो, वो छूटे नहीं। बेटा अभी तो कुछ और ही चल रहा है, जिसका है उसी का कट जा रहा है, जिसका नहीं है वो आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। नो इन एलिजिबल पर्सन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स। जो पर्सन सही नहीं है या जो उस लायक नहीं है, जो यहाँ का नहीं है, जहाँ, या ऐसा समझ लो कि जिसका इलेक्शन इलेक्टोरल रोल में 3-4 जगह 3-4 स्टेट्स में नाम है, तो भैया उसका नाम हटा दो। समझ में नहीं आ रहा, वो सारा काम करने का किसका काम है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्सरसाइज इंश्योर एडिशनल ऑफ ऑल द वोट्स, एडिशन ऑफ ऑल द वोट्स, स्पेशली द यंग वोटर्स। और स्पेशली ये किसके लिए है, यंग वोटर्स के लिए, जो लोग जिसकी उम्र 18+ हो गई है, उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। यही पूरा जब पढ़ोगे तो वही समझ में आएगा, उनका नाम ऐड कर दो, 18+ हो गए, किसी तरह से वो छूटे नहीं, हाँ या ना। अगर किसी तरह से उनको कुछ पता नहीं है तो उनको बताओ कि भैया 18+ हो गए, जाओ बटन दबा के आ जाओ। ऐसे यार आल्सो डिलीट द नेम्स ऑफ द वोटर्स। किसके बेसिस पे, डेथ ऑफ द वोटर्स। अगर वोटर्स है चल बसा तो उसका नाम हटा दो। चेंज ऑफ द रेसिडेंस, अगर आपने रेसिडेंस चेंज कर दिया उसका नाम हटा दिए जाएंगे वहां से। डुप्लीकेट इनरोलमेंट आपने बना के रखा, 3-4 स्टेट्स का बना के रखा, आपके नाम को हटा दिए जाएंगे। परमानेंटली अनट्रेसेबल, वैसे लोग जिनको आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, पता ही नहीं वो कहाँ के लोग हैं, उनका भी नाम एसआईआर के थ्रू हटा दिए जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, खिचिक से ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड शेड्यूल एंड डेट फॉर द इलेक्शन। भाई जैसे आपका एग्जाम्स होता है, डेट,
शेड्यूल, है ना, सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ बच्चों की तरह ECI भी वही काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टर्म लेजिस्लेचर एंड्स 5 ईयर जैसे कंप्लीट हुआ, ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद से इनका स्टार्ट हो जाता है भैया, when the legislature is dissolved before the completion of the term, ECI activates the machinery needed conduct an election। जैसे 5 साल का जो टर्म होता है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने से पहले पहले ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब इनको कराना है इलेक्शन। जैसे कि हर साल आपका एग्जाम्स होता है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे मार्च आता है, जैसे फेब आता है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही इनका भी होता है। जैसे 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड होता है कंट्री का, लॉज एंड डाइवर्स कंट्री हमारी है, इसलिए मस्ट कंसीडर सेवरल फैक्टर्स। हमारी कंट्री कोई छोटी कंट्री नहीं है बेटा, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इस कंट्री में इलेक्शन कराने के लिए कुछ कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बारिश का ख्याल कि भैया मौसम कैसा है, कि कौन सा मौसम चल रहा है, इस मौसम में वहां के लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होगा, उसको भी देखा जाता है, ठीक है। नेचुरल कुछ साइकिल, एग्रीकल्चरल साइकिल, ऐसा तो नहीं है कि किसान भाई लोग एग्रीकल्चर के टाइम में एग्रीकल्चर में बिजी है, ठीक है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। हाँ यार, एजुकेशन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल का एग्जाम वगैरह, यूनिवर्सिटी का एग्जाम वगैरह चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कुछ फेस्टिवल्स एंड ऑल है। तो इन सारी चीजों का भी इलेक्शन कमीशन ख्याल रखता है कि ये सारी चीजें ना हो, और उसके बाद से वो डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कब, क्यों और कैसे वोट किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, ECI रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलोकेट सिंबल। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहते हैं तो आपको बेटा क्या करना होगा, आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा। ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द ECI कैन कंटेस्ट इलेक्शन। जो पार्टी, क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है ECI में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है। मतलब क्या सर, अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट अफिलिएटेड द पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु आल्सो नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन आल्सो कंटेस्ट इलेक्शन। फिर आगे कह रहा है कि सुन लो, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन आपके पास भी अथॉरिटी दी गई है कि भैया आप अगर इलेक्शन करना चाहते हो, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ECI और क्या इंश्योर करती है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब इंसिस्टिंग अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन पीरियडिकली, है या ना। ऑर्गेनाइजेशनल जो आप कह सकते हो कि इलेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, पीरियडिकली होना चाहिए। पीरियडिकली का मतलब हर 5-5 साल पे। ECI also classify political parties, recognize national, state, regional parties। नेशनल, स्टेट, रीजनल पार्टी भी कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन रजिस्टर्ड करता है, ECI, ठीक है। और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज दो भी यही करते हैं। नेशनल स्टेट पार्टीज आल्सो अलॉटेड इलेक्शन सिंबल। जो नेशनल पार्टी होते हैं, जो स्टेट्स पार्टी होते हैं, इनके सिंबल्स को भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देती है। इतना सारा काम है बेटा इलेक्शन कमीशन का। आगे देखिए ECI और क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब ये क्या है, in addressing dispute regarding the recognition of political parties and allotment of the symbols। अगर सिंबल्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए भाई, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में सिंबल्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, तो भैया फिर आती है यहाँ पे कौन आता है, ECI आता है, आगे झगड़ा को सॉल्व करता है कि भैया लड़ कह रहे हो, तुमको सिंबल ही चाहिए ना, हम देते हैं तुमको सिंबल। और उस पार्टी और उस प्रॉब्लम को क्वासी, दोनों तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी यही सॉल्व करती है। तो कितना सारा काम करती है हमारी। इलेक्शन सिंबल से अगर बात की जाए, देख लो, लोटस है, हैंड है, ब्रूम है, एलिफेंट है, राइजिंग सन है, हैमर है, क्लॉक है, बाइसाइकिल है। अब इसमें बताना बेटा तुमको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, ठीक है, कमेंट में एक बार बता देना अगर यहाँ तक आ गए हो तो। हाँ या ना, समझ में आ रहा है, बोलो ना। बहुत खूबसूरत नोट है बेटा, समझ रहे हो, यस। डोंट मिस आउट क्या है भाई कि 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 25 जन एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल, बोलो ना, वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो फिर वही वाली बात, इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ECI के बारे में पढ़ रहे हैं, KCI नहीं, ECI। हाँ या ना, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन होना, जो कि पढ़ने में अच्छा दिखता है, एक्चुअल में क्या है आप जानते हो। हाँ या ना,
फेयरनेस इज नॉट इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन में ग्रेजुअली वीकेन। अगर भैया फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो हमारा कंस्टिट्यूशन और हमारे लोगों का बिलीव विश्वास क्या होगा, कम हो जाएगा। कंसिडर सिचुएशन इन व्हिच कैंडिडेट इन्फ्लुएंस पर्सनल फेवर वोट्स आर नॉट काउंटेड एक्यूरेटली। हमारी बात समझ में? तो ये सारा काम किसका है बेटा? ECI का है या ना? Some participants face difficulties in exercising their right to vote for accessibility issues. कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो कि डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने वोट को करने में। आ रही बात समझ में? तो ये काम होता है ECI का कि आओ और आता है और उसको सही से वोटिंग करवाता है। इन सच केसेस although इलेक्शन में भी हेल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू इज रिड्यूस्ड। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां पे लोग बिलीव करेंगे डेमोक्रेसी पे? नहीं करेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन का यह काम है कि भाई इंश्योर, आप श्योरिटी दो कि जो इलेक्शन होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और क्या कर रहा है? दिस शो दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द लिमिटेड टू कंडक्टिंग इलेक्शन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं बता रहा कि भैया ठीक है इलेक्शन हो गया उसके बाद से आपका यही डेमोक्रेसी है, यही सब कुछ नहीं, बट आल्सो इंश्योरिंग दैट इलेक्टोरल प्रोसेस इंक्लूसिव, इम्पार्शियल एंड ट्रस्टवर्थी। कि भाई पार्शियलिटी ना हो, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये इंश्योरिटी, ये आप कह सकते हो कि बिलीव दिलाना, ट्रस्ट दिलाना ECI का कि भाई जो इलेक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है। आ रही बात समझ में? बोलो ना। रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट कम्युनिटी के बेसिस पे भाई यहाँ पे क्या होना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये श्योरिटी देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपने वोटर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा? ECI has taken several initiatives to make the process of election more inclusive। मतलब अगर 7.7, 7.8 अगर आप देखेंगे आप पिक्चर तो आपको समझ में आएगा कि कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी किसके लिए बेटा? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वैसे लोग जो डिसेबल है, जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? हैं। सीनियर सिटीजन, क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है, चल नहीं सकते, तो क्या हुआ? ट्रांसजेंडर पर्सन, इन सारे लोगों को क्या करना, स्पेशल आप कह सकते हो कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि भाई ये जहाँ है वहीं से आप वोट कर सके। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये फैसिलिटीज भी ECI को देना चाहिए। हमारी बात समझ, सीनियर सिटीजन हो गए, पी मतलब फिजिकली विथ डिसेबल पर्सन, ट्रांसजेंडर को आया ना, स्पेशल आउटरीच, आप कहते हो स्पेशल आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे कि लोगों को मालूम हो कि वैसे लोग जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं कि भाई उनका पोलिंग बूथ किधर है। हाँ या ना? टेक्नोलॉजी असिस्टेड इंक्लूजन होना चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहिए, PWDs मतलब फिजिकल विथ डिसेबल पर्सन के लिए। हाँ या ना? उनके लिए कुछ एप्स होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने घर बैठे ही क्या कर सके, बोलो ना, वोटिंग कर सके। तो आई होप यहां तक आपको बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एप्स की मैं बात करूंगा, एप्स की बात जिससे घर पे बैठे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये क्या है? सुविधा। अब इस सुविधा से क्या समझ में आ रहा सर? देख लो, एक्सक्लूसिव ऐप है जो कंटेस्ट करता है कैंडिडेट के इलेक्शंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को। कैंडिडेट विल गेट ऑल द नॉमिनेटेड लेटर फॉर्म्स, सारे नॉमिनेटेड फॉर्म्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। दे आल्सो यूज द ऐप, अप्लाई परमिशन, मीटिंग, रैली, व्हीकल, लाउड स्पीकर, सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप पे दिया जाएगा। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। समझ में नहीं आ रहा है? बोलो ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इरोनेट, अब ये क्या है? ये ब्रिंग्स इन seamless processing of form, easily handling the database। अब ये क्या बताता है कि फॉर्म प्रोसेसिंग सिंप्लीफाइड, डैशबोर्ड्स, रोल बेस्ड एक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ ई रोल्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक, अब ई रोल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे आया ना, तो उसके थ्रू आपका सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन डेटा से रिलेटेड आया ना, सारी फैसिलिटीज एक आसानी से एफिशिएंट वे में आपको प्रोवाइड कर। अभी सुगम की अगर बात की जाए तो ये क्या बताता है? व्हीकल्स के बारे में बताएगा। हाँ या ना? अदर डिपार्टमेंट फॉर इलेक्शन वर्क के बारे में डिटेल्स, डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स के बारे में, ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल फ्यूल अलॉटमेंट्स के बारे में, कितना खर्च हुआ, व्हीकल्स अपलोड ऑन दिस ऐप, कितने व्हीकल्स अपलोड किए गए, कितने फ्यूल खर्च हुए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स जो ड्राइवर्स है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सुगम में मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का अगर बात की जाए तो डेवलप्ड फॉर सर्विस वोटर्स, अलाउइंग देम टू रिसीव cast their postal ballots electronically and everywhere outside their constituencies। ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट क्या कहता है? वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये क्या बताता है?
मल्टीपर्पज ऐप। अब इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सर्विस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हेल्प ऑफ दिस ऐप, वोटर्स कैन आल्सो गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन एंड रिलेटेड न्यूज अपडेट्स एक्सेट्रा। तो रिलेटेड टू इलेक्शन, रिलेटेड टू इलेक्शन न्यूज, वो सारा इंफॉर्मेशन वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, ATPBS, इसके थ्रू आप क्या करते हो, डेवलप सर्विस वोटर्स की, वोटर के सर्विसेज को अगर कुछ चेंजेस किया गया है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है। यहाँ पे पोस्टल बैलेट्स रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिकली हर जगह का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सक्षम ऐप की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे क्या मालूम होता है, अगर इज टेकन द कंसिडरेशन द नीड टू इंश्योर द वोटर आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द पर्सन डिसेबिलिटीज बाय ऑफरिंग कस्टमाइज्ड सर्विसेज। अब वैसे डिसेबल लोग जिनको जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की इलेक्शन कमीशन, वो सारा इंफॉर्मेशन सक्षम ऐप में आपको दिया जाएगा, है या ना। इसके साथ साथ फाइंडिंग द पोलिंग स्टेशन, कि उन लोगों का पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। सी विजिल ऐप की अगर बात कीजिए तो ये रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वायलेशन ऑफ इलेक्शन मिसकंडक्ट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ इलेक्शन में, उसमें कुछ मिसकंडक्ट हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। विद इन अ मिनट विटनेसिंग देम, ठीक है, विटनेस के साथ आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ के साथ। फ्लाइंग स्क्वाड वहां पहुंचेंगे, नेविगेशन वहां पहुंचे, और इंसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द ऑटो लोकेशन टू टेक द, ठीक है, एक्शन। तो अगर सी विजिल ऐप का मतलब सिंपल में यही समझ लो कि भैया अगर इलेक्शन से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी हो रहा है, किसी कुछ रोका जा रहा है, वोट नहीं दिया जा रहा है, तो आपको उस ऐप में जाके सीधे से क्या करना है, अपलोड कर देना है। वो आएंगे और वो अपना समझ लेंगे, एक्शन आएंगे और आने के बाद वो अपना एक्शन कर लेंगे। तो ये ऐप्स के थ्रू आप इलेक्शन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो। अलग अलग ऐप है, वो अलग अलग ऐप के अलग अलग फंक्शन है, जिसकी हेल्प से आप वो सारी चीजें समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडिया इलेक्टोरल एक्सरसाइज इंक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव। अब ये क्या कह रहा है, ये बोला है कि भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा 96.8 करोड़ था, ठीक है। और डाइवर्स रीजन एंड टेरेंस, कहने मतलब है कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और डाइवर्स कंट्री है। आप डाइवर्स कंट्री का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी कंट्री है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब इस सीआई को मैनेज करने की अगर बात की जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेशन वाइड कराना हो तो भाई क्या कर रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसीआई को। अब सुनो क्या करना पड़ेगा। तो कैरी आउट द फंक्शन सच अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स, अपडेट करो, कैंडिडेट का नॉमिनेशन करो, रेगुलेट करो, रेगुलेटिंग द कंपेनिंग, उसको चेक करना होगा, लॉ इन्फोर्समेंट, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द स्टेट्स, उसका भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, सपोर्ट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ वोट सही होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट सही होना चाहिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी बात समझ में। इसके साथ साथ और क्या कर रहा है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन को और क्या फैसिलिटी चाहिए, टेकिंग सेवरल इनिशिएटिव टू मेक द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मोर इंक्लूसिव। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ या ना, देख रहे हो, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, उसके लिए क्या क्या काम किया गया, समझ में आई। देखो बूढ़ी माँ, ये सभी मिलकर वोट कर रहे हैं। तो इंडिया इलेक्टोरल एक्सरसाइज इंक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से करके इलेक्शन कमीशन वोटिंग कराता है, और वोटिंग कराने के साथ साथ इन सारे चीजों का ख्याल रखता है कि भैया कहीं धोखाधड़ी, कहीं चीटिंग, कहीं डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें ना हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट मिस आउट, क्या है भैया, इंटरनेशनल इलेक्शन वोटर्स प्रोग्राम IEVP। अब ये क्या है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IEVP is flagship program international cooperation engagement with the election management bodies of other countries and international organizations। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जो IEVP है, ये क्या बोला है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंगेजमेंट ये प्रोग्राम है जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को अदर कंट्रीज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऐड करता है, ठीक है सर। ECI has signed memorandums understanding 28 EMBS there three international organization, namely International Foundation Electoral System आता है, International Institute of Democracy Electoral आता है, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशंस। आई बात समझ में, ये सिर्फ आप ध्यान रखो बेटा, आया ना। तो ये था हमारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पॉलिटिकल पार्टीज, ये है इंपॉर्टेंट। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, जरा इसके बारे में समझेंगे।
How do we learn about various issues and affect the citizen in their daily life? Yeah, second question. How do voters get to know about the candidates contesting election? कैसे मालूम हुआ कि आप जो इलेक्शन कर रहे हैं भैया कौन है? या how is the election agenda set? What are the role political parties play in the election? ये सारे क्वेश्चन है बेटा, हाँ या ना? There are often dozens of constituencies for each constituency और एक ही constituency से dozens of contestants है. समझ में नहीं आ रहा है? जो आप कह सकते हो लीडर से. Most candidates belong to the political party through some contest independently. बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते, कोई बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आप समझ सकते हो, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, अलग अलग होते हैं. समझ में नहीं आ रहा है? तो बताओ कैंडिडेट्स, पॉलिसीज, विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर पॉजिटिव एंड ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल इश्यूज. और ये बात समझ में? तो इन सारे मैटर्स पे इलेक्शन भी लड़े जाते हैं. उसके साथ साथ प्राइमरी द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ वोटर अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स एंड पॉलिसीज. जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनका वोटर्स बहुत अच्छे तरह से समझते हैं कि कौन उनके वोटर्स है. समझ हमारा नहीं आ रहा है किसे वोट करना है. हमारी बात समझ, कौन सही है कौन गलत है, समझ हमारा नहीं आ रहा है. तो ये इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ मिलेंगे? चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. भैया पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंस क्यों है? अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज एसेंशियल टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम. सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और डायरेक्टली एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट मतलब ऊपर से सीधे गांव तक आ जाओ. पूरे हर जगह क्या होने चाहिए? इलेक्शंस होने चाहिए. ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, द ब्रिंग पीपल्स ओपिनियंस, डिमांड टुगेदर, गिव देम कलेक्टिव वॉइस. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज यही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करे पब्लिक के ओपिनियन को. पब्लिक के ओपिनियन क्या है उसको समझे. campaign no specific issues, they highlight campaign on specific issues like एजुकेशन पे बात करना, जॉब, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, इन सारे मैटर से बात करनी चाहिए. थर्ड, ऑफर वोट फॉर मीनिंगफुल चॉइसेस. मतलब दे प्रेजेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स, पॉलिसीज, आइडियाज, वोटर दे हैव चॉइस देयर इलेक्शंस. तो हर एक वोटर्स का, हर एक कैंडिडेट्स के, हर एक आप कह सकते हो लीडर्स के अलग अलग आप कह सकते हो कि क्या होने चाहिए? पॉलिसीज होनी चाहिए. इनेबल वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन. और जो वोटर्स होने चाहिए, जो वोटर्स है उनको चाहिए कि भैया वो इन्फॉर्म डिसीजन दे, वो कुछ गलत डिसीजन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए. समझना, ठीक है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समझ में आया? ठीक है, यस और नो. 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. अब हम बात करेंगे, ठीक है, क्या कहा? चूज एनी 3 स्टेट्स इंक्लूडिंग योर्स, फाइंड द सिंबल्स ऑफ द स्टेट पार्टी बिलोंगिंग टू दोज स्टेट एंड प्लॉट ऑन द गिवन मैप. ठीक है बेटा, ये आपका काम है. देखता हूं यहां तक कौन बच्चा आया है और कौन इस क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट में देता है. ये आपका क्वेश्चन है. देखता हूं कितने लोग यहां तक पहले पहुंचे और पहुंचने के बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट करते हैं. वेटिंग रहेगा, आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. भैया पॉलिटिकल पार्टीज के रोल क्या होते हैं? ठीक है बेटा, आइए देखते हैं. इंडिया की अगर बात करिए मल्टी पार्टी सिस्टम में सभी जानते हैं, हाँ या ना? और जो पार्टी एग्जिस्ट करती है, दिस पार्टी रिफ्लेक्ट द कंट्री रिच डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रीजन एक्सेट्रा. यहां तक बात समझ में आ गई कि हमारी कंट्री क्या है बेटा? बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे मल्टी पार्टी क्या है? सिस्टम है. एक से ज्यादा यहाँ पे पार्टियां रहती हैं. तो उनका रोल क्या होना चाहिए? इफ देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मान लो बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, तो कैन समवन सिंपली लीव वन पार्टी एंड ज्वाइन द अनदर दिस व्हेनेवर दे विश? आंसर तो होगा यस दे कैन. अगर आप किसी पार्टी में हो, मान लो आप पार्टी ए में हो और आप जाना चाहते हो पार्टी बी में, जा सकते हो? यस, जा सकते हो. तो क्या यह सही है? देखेंगे. वन ऑफ द पर्सन हैज बीन इलेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर पार्टी टिकट एंड दैट पार्टी इज कंसिडर्ड एज द डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब समझ में आ गया? मान लो आप इस ए पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा, आप पार्टी ए से इलेक्शन लड़े, लड़ने के बाद आप विनर भी हो गए और विनर होने के बाद आप पार्टी बी में चले गए. कहां चले गए बेटा? पार्टी बी में. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? डिफेक्शन कहेंगे. अब ये क्या सही है? तो आप कहोगे नहीं सर सही नहीं है. तो सही है भी नहीं भी. हो सकता है कि आप पार्टी, जिस पार्टी से आप जीतने के बाद आप दूसरे पार्टी में जाना चाहते, तो हो सकता है कि आपका जो सोच है, वो सोच या आप जो चाह रहे हो अच्छा करना, वो पार्टी वो अच्छा नहीं चाह रही है. तो हो सकता है कि इस रीजन से आप गए तो अच्छी बात है, या आप सिर्फ अपने मेटेरियल बेनिफिट के लिए गए तो फिर वो गलत बात भी है. डिफेक्शन refers to the abandoning or switching from the political party under whose banner the candidate was elected. सिंपल से मैंने आपको पहले बता दी कि भैया आप जिस पार्टी से खड़े थे वहां से जीत गए, जितने पास आप दूसरे पार्टी में चले गए. This may involve joining the another party, choosing
to act independently on the party decision, particularly in the matters such as voting in the legislature. Action is understood the context of party discipline and political stability. Consider the political opportunism. Political opportunism. तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, तो आपको पता होना चाहिए यस और नो। और डिफेक्शन क्या है मैंने ये भी बता दिया, ठीक है, यहां तक डाउट से नहीं। आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं बेटा। सिटीजन्स की अगर बात कीजिए तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज द पब्लिक ओपिनियन, फिर कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, इलेक्शन करने के बाद से जो पार्टी जीतती है उसको विनिंग पार्टी कहते हैं, जो हार जाती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी, जो गवर्नमेंट बनाए होते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट करते हैं बहुत सारे लॉज रेगुलेशन, उसको ये पार्टिसिपेशन करते हैं और डिबेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो ये था सिटीजन्स का काम। आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर नेशनल एंड स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन, वेरी सिंपल बेटा। नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें रिकॉग्निशन की बात कीजिए, नॉट लेस देन 6% वैलिड वोट्स होना चाहिए फॉर स्टेट्स में, पहला कंडीशन, यस और नो। और इसके साथ साथ लोकसभा इलेक्शन की अगर बात कीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात कीजिए तो 4 सीट्स होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन, और सिंगल और मोर स्टेट्स में। ये फर्स्ट क्राइटेरिया 6% और 4 स्टेट्स या उससे ज्यादा। सेकेंड इन्होंने क्या बोला कि 4 सीट्स विन करना है लोकसभा इलेक्शंस में, आई बात समझ। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, 2% सीट्स होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में आपके कैंडिडेट इलेक्टेड होंगे और सभी मिला के 2% आपका पूरा वोट होना चाहिए, तो भी कहा जाएगा नेशनल पार्टी, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज द स्टेट पार्टी एटलीस्ट इन 4 द स्टेट्स, ठीक है, और रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी एटलीस्ट फॉर स्टेट, फॉर स्टेट में आपकी पार्टी रिकॉग्नाइज होंगी। तो ये था नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन की। एनी वन कंडीशन शुड बी फुलफिल, यहाँ भी एनी वन कंडीशन शुड बी फुलफिल, इतने सारे कंडीशन है, 3 कंडीशन को एक भी फुलफिल हो गया नेशनल पार्टी कंसिडर कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6% और लोकसभा इलेक्शन में होने चाहिए वोट, विन एटलीस्ट 1 द लोकसभा इलेक्शन, पहला कंडीशन 6% वोट्स, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में, और एटलीस्ट 1 सीट तो आपको विन करना पड़ेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, विन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट जनरल इलेक्शंस में, 3% सीट्स आपको इलेक्शन में जीतने होंगे एटलीस्ट 3 स्टेट्स में, विच इज मोर, तो 3% और 3 स्टेट्स, इसमें से जो ज्यादा हो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अगर ये भी फुलफिल हो रहा है, स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन आपको मिल जाएगा। या एटलीस्ट 1 सीट ना लोकसभा, 25 सीट्स में 1 सीट आप जीत रहे हो लोकसभा में, या जनरल इलेक्शन की अगर बात है लोकसभा फ्रॉम द, ठीक, मतलब 25 में 1 सीट्स, ठीक है। इसके साथ साथ सिक्योर नॉट लेस देन 8% वैलिड वोट्स पुल्ड इन द स्टेट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा स्टेट टू द ऑफ द स्टेट, आई बात समझ में। तो 8% वोट होना है, ठीक है, और इसके साथ साथ 8% से कम नहीं होना, मतलब 8% तो होना ही होना है, और या तो 25 सीट्स में से 1 सीट आप जीत रहे हो, या 3 स्टेट में 3% आपका सीट्स हो, या 6% सीट्स हो और 1 सीट्स आप 6% सीट वैलिड सीट्स हो और 1 सीट्स आप जीत रहे हो। समझ में नहीं आ रहा? अगर ये इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मान लिया जाएगा स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन है। रजिस्टर्ड की अगर बात कीजिए, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो बेटा दे हैव नॉट सिक्योर्ड एनफ परसेंटेज टू वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जनरल इलेक्शन, पार्टी हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन सिंस देयर रिकॉग्निशन, तो इनका छोड़ दो भैया, किसी कंडीशंस में नहीं आते, ठीक है, हाँ या ना। फर्स्ट 2 जो है स्टेट और नेशनल, इसके क्राइटेरिया है, इसके कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा मान लिया जाएगा। अब बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इलेक्शन कराने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं लोकसभा इलेक्शन, आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन को। तो देखो भैया 96.8 करोड़ पॉपुलेशन है 2024 के अकॉर्डिंग, है या ना। अगर इसकी बात कीजिए डाइवर्स रीजन एंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंज, इसकी मैं बात नहीं, सिंपल सी बात समझ लो कि 96.8 करोड़ लोग हैं 2024, आप कह सकते हो कि डेटा के अकॉर्डिंग, और उसमें सही से देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, इस पे डाइवर्स रीजन एंड सोशल इकोनॉमिक रिलेटिवली इज अ चैलेंजिंग टास्क कि इतने बड़े पॉपुलेशन को कैसे सही से इलेक्शन करा देना सबसे बड़ा काम है। दूसरा चैलेंज क्या है, मीन इंफॉर्मेशन, जो फेक न्यूज वगैरह मिलता है उसको कंट्रोल करना, इंटिमिडेशन एक्सेट्रा,
ठीक है, आरपीआई 90, 50, 51 उसको कंट्रोल करना, समझ में आया नहीं यार, ईवीएम्स, ठीक है, वीवीपैट, तो इन सारी चीजों को लोगों को अवेयर कराना होगा, तब जाके आप कह सकते हो कि सही से इलेक्शन होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है इलेक्शन कमीशन के लिए। विथ कंस्टेंट विजिलेंस एंड एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन कैन बी बिकम द मोर, ठीक है, एंड द डेमोक्रेसी। आई बात समझ में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो चैलेंजेस एंड फ्री फेयर इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा कि भाई बहुत बड़ी कंट्री है, इस बड़ी कंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए वो कंट्री। फिर उसके साथ साथ 90, 50, 51 जो मैंने डिटेल में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हुए इलेक्शन कराना सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि एसीआई का चैलेंज। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन करता है। आई बात समझ में? अगर आप यहाँ तक आ गए हो बेटा तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करें, दूसरे बच्चों तक शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है। ऐसे ही वन शॉट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, साथ साथ मैथ्स, साइंस और भी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस वगैरह के वीडियोस